नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर जो हम लोग करंट अफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे बिहार स्पेशल का, उसमें 320 एमसीक्यू तक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। लेकिन उसके आगे का जो एमसीक्यू है उसमें कई सारे एमसीक्यू काफ़ी पुराने हैं, वो रिलेवेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि 500 अंत से जो फिर एमसीक्यू दिया हुआ है ना, वहाँ से फिर काफ़ी अच्छे एमसीक्यू दिए हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे का एमसीक्यू है, इस साल के करंट अफेयर का एमसीक्यू है। तो 320 तक तो हमने कर लिया है, लेकिन अब हम 500 से उल्टा क्रम में करते जाएंगे करंट अफेयर को, है ना, पीछे के क्रम में करते जाएंगे, जिससे सारे के सारे अच्छे वाले करंट अफेयर आपका तैयार हो जाए। फिर अंत के वीडियो में अगर कुछ बचेगा तो उसको हम कर लेंगे, नहीं तो फिर आज ये अपना बिहार स्पेशल करंट अफेयर का इस मैगजीन से अंतिम वीडियो होगा। और इसके अलावा जब कोई अपडेटेड मैगजीन आएगा जिसमें जनवरी से लेकर और जुलाई तक वाले कई सारे करंट अफेयर आएंगे, तो उससे भी हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यूज़पेपर जो मैं करवाता हूँ उसके एमसीक्यू भी मैं आपको करवाऊँगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, नोटिफिकेशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर उसमें ज़्यादा देरी हुई तो हम जल्दी ही शुरू कर लेंगे उसको भी। न्यूज़पेपर एमसीक्यू सबसे ज़्यादा सवाल आपके वहीं से फंसेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो अलग अलग होता है उसके एमसीक्यू का कंपाइलेशन लगभग में कंप्लीट हो गया है, और उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी टेस्ट सीरीज मार्केट में जितने होंगे उन सभी के करंट अफेयर के एमसीक्यू का इतना मोर देन इनफ होगा आपके लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल अंतिम से। 500 नंबर सवाल से शुरू करेंगे हम लोग, और ऊपर की तरफ में आते जाएंगे कि कौन सा क्या क्या हो रहा है। देखिए अगला पहला सवाल क्या है आज का, 540 नंबर। ताइवान में आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में बिहार की कौन सी महिला अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेगी? तो इनका ज्योति रानी नाम है। ताइवान में 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में पटना की बेटी डॉक्टर ज्योति रानी अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगी। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अप्रैल 2024 में ये आयोजित किया गया ताइवान में। और बांस जो वनस्पति होता है, बांस वनस्पति, उस पर ये वर्ल्ड लेवल का एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसी में इन्होंने भाग लिया है। ओके। और लाठी बांस जो स्टिक बांस होता है, स्टिक बैम्बो जो होता है, उसके लिए इन्होंने एक इष्टतम उपज के लिए खेती मानदंडों को इन्होंने डेवलप किया है। ज्योति रानी इनका नाम है। अगला सवाल है कि अप्रैल 2024 में हुई सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कितने राशि का आवंटन बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया? तो अप्रैल 2024 ईस्वी में 7,930 करोड़ का आवंटन भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार के लिए किया गया है। ये छोटा सा फैक्ट जरूर है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, उसी के कारण से 7,930 रुपया दिया गया है। अगला सवाल देखिए कौन सा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लंबाई कितनी है? ये आपका इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट वाला है ना, उससे सवाल पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा, इस फैक्ट को भूलिएगा मत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। 5,977 किलोमीटर की अभी बिहार में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवेज की लंबाई है। उत्तर बिहार के 21 जिलों में 3,334 किलोमीटर है राष्ट्रीय उच्च पथ थे, जबकि दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 2,643 किलोमीटर है। उत्तरी बिहार में अधिक एनएच है या दक्षिणी बिहार में है? तो उत्तरी बिहार में अधिक एनएच पाए जाते हैं, दक्षिणी बिहार में तुलनात्मक रूप से कम है। ओके। 237 नंबर पर चलते हैं कि सहरसा वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है? तो गेहूं के आटे की इकाई है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2022-23 के लिए बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी? तो 50.9%, 50.9% की कुल टोटल सहभागिता दर थी समग्र शक्ति में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता 50.9% थी। पुरुष की श्रम शक्ति में 70% और महिलाओं की 23.9% ही सहभागिता है। इसका मतलब होता है कि आबादी जितनी है उनका काम करने में कितना ज़्यादा सहभागिता है। ओके। तो बिहार में महिलाओं की अभी भी सहभागिता बहुत कम है। 536 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला है बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने कुल कितने संकुलों का निर्माण किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए कृषि संकुल के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा जा चुका है। ये औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण है बिहार सरकार का। बिहार सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण है। ओके, अब उसका जो भी होता हो, बिहार सरकार की बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना की गई। बियाडा ने 9 संकुलों का निर्माण किया है। बेगूसराय संकुल, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर, यही सब वो संकुल हैं जिनका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग बिहार में कमिश्नरी हैं उन सभी से लगभग में एक एक एरिया को शामिल किया गया है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 534 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? अभी तो रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा सकल सिंचित क्षेत्र मौजूद है। पिछले साल भी यहीं पर था। और सबसे कम है आपका शिवहर जिला में। शिवहर जिला में सबसे कम है। शिवहर जिला उत्तर बिहार में कि दक्षिणी बिहार में, ये भी कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। देख लीजिएगा, मैप आपके सामने होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर रहा है? तो अररिया जिला जो है, अररिया जिला नेपाल के साथ सीमा लगती है इसकी, यहीं पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन हुआ है। 22-23 में अररिया जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक रहा। अररिया मक्का का उत्पादन 987.26 हजार टन रहा है। मक्के के उत्पादन दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कटिहार और पूर्णिया जिले हैं। मक्के की उत्पादकता के मामले में, उत्पादकता का मतलब 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो रहा है, पहले स्थान पर अररिया ही है। ओके, अगला सवाल है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में ईख की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही है? तो बेगूसराय में सबसे सर्वाधिक रही। उत्पादकता लिखा हुआ है बंधुओं, 1 एकड़ में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं हम क्वांटिटी 1 एकड़ में बात कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम के हिसाब से देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2022-23 में बेगूसराय जिला में ईख की उत्पादकता सर्वाधिक रही। यहाँ ईख की उत्पादकता 148.93 टन हेक्टेयर दर्ज की गई है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर समस्तीपुर, खगड़िया और पश्चिमी चंपारण कम से कम उत्पादकता में रहे हैं, क्रमशः उत्पादकता में रहे हैं। ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादन चंपारण में होता है आपका। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में विभिन्न स्रोतों से दुग्ध उत्पादन, भैंसों के दूध का कितना % था? तो 34.1% हिस्सा था। अगला सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक रही? उत्पादकता पूछ रहा है आपसे, तो खगड़िया जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादकता रहा है। कब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? खगड़िया में रहा है। खगड़िया जिले में गेहूं की उत्पादकता 3960 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में रही है। उत्पादकता के मामले में दूसरे पर बेगूसराय, तीसरे पर समस्तीपुर का स्थान रहा है। और उत्पादन के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो रोहतास में सबसे अधिक उत्पादन होता है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में। और उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर कितना ज़्यादा हुआ है वो होगा आपका कौन सा? तो खगड़िया। ओके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा थी? तो ये था आपका रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादकता थी। बी उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 बिहार में रोहतास जिले में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक दर्ज की गई है। यही सब सवाल पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे से यही सब सवाल पूछा जाएगा आपसे। इकोनॉमिक सर्वे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। फिर आप पूछेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन नहीं करवाया आपने। सारे मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। मैं अपने भी करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल सारे ही लगभग में होंगे आपके, है ना। रोहतास जिला में चावल की उत्पादकता 4017 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में थी। उत्पादकता के मामले में दूसरा, तीसरा, चौथा लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर जिले का रहा है। ओके, अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य सरकार का वर्ष 22-23 में प्राथमिक घाटा कितना रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है। 29,640 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 44,823 करोड़ रुपए का सकल राजकोषीय घाटा रहा है। प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ का रहा है और राजस्व घाटा 11,288 करोड़ रुपए का रहा है। तीनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब जैसे याद करें वो आपका टेंशन है, मेरा टेंशन था बताना। मैंने बताया है, याद कीजिए, इसको लिखिए, रटिए, जो करना है कीजिए, याद कीजिए।
अगला सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राजस्व व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं पर कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 48.0%। 48% करीब में व्यय किया जा रहा है सामाजिक सेवाओं पर। 2022-23 में इन तीन घटकों का हिस्सा है। किसका किसका? तो सामाजिक सेवा, सामान्य सेवाओं का और आर्थिक सेवा का। सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा का 48%, 30.5% और 21.5% इसका है अपना प्रतिशत। अगला सवाल है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल कितने अध्याय हैं? तो 14 अध्याय है। ये सबसे घटिया फैक्ट है जो आप लोग रटेंगे और यहाँ से सवाल पूछेगा ही नहीं, ये नहीं पूछेगा कभी भी। 14 अध्याय में कौन कौन सी चीज़ें हैं? बिहार की अर्थव्यवस्था, अवलोकन, राज्य की वित्त व्यवस्था। जो लोग मेंस देने की सोच रहे हैं कि मैं मेंस भी मैं दूंगा पीटी के बाद, कृपया करके आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे 14 के 14 चैप्टर से गो थ्रू होइए। देखने में मोटा सा रहता है आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन पढ़ने लायक उसमें बहुत कम चीज़ें रहती हैं। डेटा से भरा हुआ रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहते हैं ना वो बहुत ही शानदार होता है। मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, तो थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनिए और ख़ुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, पढ़िए उठाकर। मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, पढ़िए तो कम से कम, बच्चे थोड़ी ना हैं। तो इसको पढ़िएगा। 14 अध्यायों में से क्यों पढ़ना है? सवाल उठना चाहिए, क्यों पढ़ना है भाई, क्या पूछता है यहाँ से? ई शासन का सवाल पूछा बीपीएससी ने 68वीं में, 69 में भी सवाल पूछा। बिहार टूरिज्म, वो सब के सब इकोनॉमिक सर्वे से रहते हैं कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, ई शासन के लिए क्या प्रयास कर रही है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद से पर्यटन के लिए क्या प्रयास करे। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। कृषि क्लाइमेट क्षेत्र वाला सवाल पूछा गया था, इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है वो। खनिज संसाधन वाला सवाल पूछा गया था। खनिज संसाधन का चित्र बनाकर, जो आज मैंने दिया है आंसर राइटिंग करने के लिए बच्चों को, खनिज संसाधन का चित्र बनाकर दिखाइए और उसके साथ साथ उनका योगदान लिखिए अर्थव्यवस्था में। ये इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। जागो ग्राहक जागो। चलो देखिए 525 पर चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया? तो सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना धन प्राप्त करने का अनुमान है? तो 54,300 करोड़ रुपये कर किससे? तो धन प्राप्त करने का अनुमान है कर राजस्व से। मैंने जिस दिन बजट पढ़ाया था उस दिन कर राजस्व और गैर कर राजस्व मैंने आपको समझाया था। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्त करने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान का 49,700 करोड़ की तुलना में 4,599.95 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले साल की तुलना में अधिक है। अगला देखिए क्या है कि बिहार बजट 24-25 विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया था। एक ही सवाल रिपीट हो रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में बजट में कृषि क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है? ये सब तो मैं करवा चुका हूँ, और अगर इसमें गलती कर रहे हैं आप तो अपराध कर रहे हैं। एक ही गलती बार बार करना भीषण अपराध होता है। 3,600.92 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़ रुपए करीब में कृषि के लिए रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा किसके लिए रखा गया बजट में? बिहार बजट तो मैंने करवाया है ना, 8-9 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिए। 3,600 करोड़ करीब में आवंटित किए गए हैं। ओके, अगला सवाल कौन सा है? वित्तीय वर्ष 24-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? वही सवाल फिर से आ गया। शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से शिक्षा विभाग को जमकर पैसा दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग में सुधार भी देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं को और पुरुषों को भी रोजगार मिला है। वित्तीय वर्ष 24-25 में बजट में सबसे ज़्यादा धन शिक्षा विभाग को 52,639 करोड़। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बस ये कोई खा न ले इतना पैसा। 52,639 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को दिया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने समझाया था गुरु, तो याद होना चाहिए ये। तो 53,048.72 करोड़ रुपए। मैंने बताया भी था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही शानदार रहेगा। और मैंने ये भी बताया था कि फिजिकल मैनेजमेंट में बिहार सरकार टॉप कर गई है। ग्रेस मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स उठाकर लाई है ये। क्यों? तो क्योंकि इसने अपना राजस्व घाटा को बिल्कुल कम कर दिया है और शानदार काम किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है, यानी कि पूंजीगत खर्चा बढ़ने से क्या होगा? बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वहीं राजस्व खर्चा बढ़ने से क्या होगा? सरकार का बोझ बढ़ेगा। 53,048.72 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जैसे आटा चक्की खरीदना,
पैसा लेकर आटा चक्की खरीदना। अब आटा चक्की क्या करेगा, राजस्व सृजित करेगा, आप उससे कमा सकते हैं। या ओला उबर का कैब जो आपने खरीदा है वो क्या होगा, वो पूंजीगत वस्तु होगा। पूंजीगत वस्तु क्यों होगा, क्योंकि उससे राजस्व सृजित होगा, ठीक है। और आपने पैसा लिया और जाकर सारे कपड़े खरीद कर ले आए, पहन लिया, वो क्या होगा, वो बर्बादी होगा, क्योंकि उससे कोई राजस्व सृजित नहीं होगा, ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है। तो केंद्रीय कर से बिहार सरकार को 1,13,011.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। 1,13,011.92 करोड़ रुपए पिछली बार मिले थे 1,02,737.26 करोड़ रुपए। पिछली बार की तुलना में 10,000 करोड़ रुपये ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10,274.66 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। और मैंने ये करवाया था, मैंने ये बताया भी था कि देखो गुरु 2% तक लेके आ गए, कितना शानदार सा चीज़ है। तो 518 का उत्तर देखिए क्या दिया हुआ है, बी उत्तर दिया हुआ है। 24-25 में राजकोषीय घाटा 29,095। अब ये आपको याद रहना चाहिए, 0.42 करोड़ रहने का अनुमान है, जो हमारे जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 9,76,514 करोड़ रुपए का 2.98% है। 2.98% करीब में हमारा राजस्व घाटा है, 2.98% है। हमने लक्ष्य रखा था, उसके नीचे हम ले आए हैं। अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कितना धन आवंटित किया गया है। तो 5,040 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5,040 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ओके, ये याद रहेगा। 7 निश्चय 2 पिछली बार 5,000 करोड़ किया गया था, 40 करोड़ एक साल बढ़ गया, 5,040 करोड़ हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार बजट का आकार कितने का है। ये सवाल 65वीं में, 66वीं में 2 बार पूछा गया है शायद। कुछ नहीं उनको सूझता तो बिहार बजट का आकार पूछ लेते हैं। 69 में उन्होंने बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे सवाल नहीं पूछा था, उन्होंने सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल के बजट से पूछा था। इस बार क्या पूछ सकते हैं क्या, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सरप्राइज़ देना उसका काम है। 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बिहार बजट का आकार है। 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बिहार बजट का आकार है। और अब तक का ये हमारा बिहार का सबसे बड़ा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। अगला देखिए, इसी में क्या, जो वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट अनुमान पिछले साल 2,61,000 था, 2,78,000 पर आ गए हैं। 16,840 करोड़ रुपया 16,840 करोड़ रुपया पिछली बार की तुलना में इस बार हम ज़्यादा बजट पर खर्चा करने जा रहे हैं, ओके। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 16,840 रुपये। पद्म श्री कपिल देव प्रसाद, जिनका निधन 13 मार्च 2014 को हुआ, वो किस कला से जुड़े हुए थे। तो 52 बूटी कला से जुड़े हुए थे। पद्म श्री कपिल देव प्रसाद जी किस कला से जुड़े हुए थे, तो 52 बूटी कला से जुड़े हुए थे। 13 मार्च 2024 को हो गया। कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को नालंदा जिले में हुआ था। अगला सवाल है आपका कि बिहार का कौन सा अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो गया है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो गया है। और ये कहाँ पर है, तो कैमूर जिले में ही है। इस अभयारण्य करीब 3,000 हेक्टेयर का नया क्षेत्रफल हासिल किया, जिससे इसका क्षेत्रफल 1,410 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वहीं वाल्मीकि नगर 910 वर्ग किलोमीटर का है। वाल्मीकि नगर तो काफ़ी छोटा है, लेकिन टाइगर रिजर्व यही है, ओके, वाल्मीकि ही है। कैमूर अभी घोषित नहीं किया गया, घोषित किए जाने की उम्मीद है। दूसरा बिहार का टाइगर रिजर्व यही होगा। और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर बनेगा, तो अररिया। पहला कहाँ पर है, तो जहाँ पर आप लोग जाते हैं घूमने, है ना, जाते ही होंगे। नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार की किस बेटी को कांस्य पदक मिला है, तो अनु गुप्ता को मिला है, ए उत्तर हो जाएगा। नेशनल गेम की कुश्ती स्पर्धा में अनु गुप्ता हाल ही में बिहार की खिलाड़ी चर्चा में रही, किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। कैमूर के अनु ने गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेल में 97 किलोग्राम भार में यह उपलब्धि हासिल की है। कौन सा पदक जीता, तो कांस्य जीता है, कांसा जीता इन्होंने, ओके। अनु को यह पदक हरियाणा के पहलवान के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद मिला है। ये चौथे स्थान पर आई थी, लेकिन हरियाणा की जो पहलवान है ना, डोपिंग टेस्ट में वो पीछे हो गई और निकाल दिया गया, तो इसलिए इनके जो पदक हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया, ओके। 2024 को बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविचंद्रन शंकरन ने अनु गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ठीक है, चलिए, देश का पहला
चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिले में बन रहा है? बक्सर में बन रहा है। अश्विनी चौबे ने बक्सर के इटारी में देश के पहले चावल साइलो गोदाम का उद्घाटन किया। बक्सर वाले कॉन्ग्रेचुलेसन। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 बिहार की किस महिला साहित्यकार को देने की घोषणा की गई है? तो मेनका मलिक को दिया जाएगा। मेनका मलिक बेगूसराय के रहने वाली हैं और इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, महिला साहित्यकार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023। ओके, और देखिए क्या है, यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया जाएगा। मेनका मलिक कवयित्री, कथाकार, अनुवादक, संपादक और रंगकर्मी हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस कलाकार को मोदी जी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया है। वहीं कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का पुरस्कार भी मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने क्रिएटरों का अवार्ड आयोजित किया था, याद होगा आपको, सारे क्रिएटरों को बुला बुला का अवार्ड दे रहे थे, है ना। लंदन के साइंस म्यूजियम की तर्ज पर बिहार के किस शहर में साइंस सिटी बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की है? तो पटना शहर में एक और घूमने की जगह तैयार हो रही है। लंदन के साइंस म्यूजियम के आधार पर पटना में साइंस सिटी बनाया जाए। कोलकाता में भी है साइंस सिटी, है ना, तो लंदन के साइंस म्यूजियम के तर्ज पर पटना में बनाया जाएगा। याद रखिएगा 2-3 बार, इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लंदन के तर्ज पर बनाया जाएगा। अगला है कि भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के एक अध्ययन के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 14 जिले शामिल हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस लाल ने कान के पर्दे की मरम्मत की नई तकनीक की खोज की है? तो डॉक्टर शिवेश आनंद नाम है इनका। इन्होंने कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम की मरम्मत संभव है और उसी के उन्होंने एक नई तकनीक की खोज की है। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को कहां पर बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया, पटना। ओके, 100 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ भी किया और पटना भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमीर सुबहानी जी को नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हो गए, अब तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वे आयोग के 6ठे अध्यक्ष हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनको शपथ दिलाई कि खाओ विद्या कसम। अमीर सुबहानी जी का इसका उत्तर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में हुआ है? तो ये आरा जिले में थ्रोबॉल, राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ? आरा में आयोजित किया गया था, कुंवर सिंह स्टेडियम में। कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में भी है, कुंवर सिंह स्टेडियम वहाँ है ना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना 2 के तहत राज्य सरकार कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना भाग 2 के तहत में 4.80 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। अगला सवाल है कि टूरिज्म सर्वे ऑफ अवार्ड 2023 में टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो राज्य को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 3 इसका आंसर हो जाएगा। 79वां बिहार आईएएस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य के इंडियन आईएमए का फुल फॉर्म नहीं दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होगा। कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य के किस जिले में 1 मार्च 2024 को हुआ है? तो गया जिले में हुआ है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 600 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। अगला है कि पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने 1 मार्च 2024 को किया? तो ये डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला सवाल है कि पुस्तक लोकतंत्र के पहरुआ का विमोचन 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वरिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा लिखी गई है। सी आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र के पहरुआ। ओके, अगला है कि खेलो इंडिया जूनियर सब जूनियर वीमेंस खो खो लीग का आयोजन 19 से 21 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में होगा, मतलब हो गया है? तो ये हो गया लखीसराय में हो चुका है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 21 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने शहरों का मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है? तो 100 शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। बिहार में 100 शहर हैं क्या? आप इसी से समझिए कि लोग बोलते समय कितना ज़्यादा इमोशनल हो जाते। बिहार में 100 शहर हैं। बिहार के किसी भी ज़िले में, अब मेरी बात सुनिएगा, बिहार के किसी भी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा मुझे कोई एक शहर गिना दीजिए। 38 ज़िले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं
उसके अलावा कोई शहर गिना दीजिए मुझे। है ही नहीं गुरु, नहीं है, सच में नहीं है कोई शहर। कहाँ से हो जाएगा? तो क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया है, शहर हमारे यहाँ नहीं होते हैं। शहर की आबादी पता ही आपको 15% है, वो भी ज़बरदस्ती का शहर हम बोलते हैं। सच पूछें तो 5 शहर के अलावा बिहार में कोई शहर है ही नहीं। फिर भी चलिए 100 शहरों का किया जाएगा, मान लेते हैं इनकी बात। सूबे के 100 शहरों का मास्टर प्लान बनेगा। 28 फरवरी 2024 को विधानसभा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की कि बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 पेश करने के बाद सदन में यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इनकी बात, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं को समग्र विकास पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 39,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जेंडर बजट में एक प्रति पेश की, इसके अनुसार कुल बजट का 14% हिस्सा केवल महिलाओं पर खर्चा किया जाएगा। अगर 100 रुपये का बजट है तो 14 रुपया केवल महिलाओं पर खर्च किया जाएगा। जेंडर बजट कहा जाता है इसको। अगला है आपका मोबाइल पार्सल वैन सेवा की शुरुआत राज्य के किस शहर से हो रही है? तो पटना शहर से हो रही है मोबाइल पार्सल वैन सेवा की शुरुआत। 22 तथा 23 के लिए राज्य के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है? तो 9 कलाकारों का चयन किया गया है। 22-23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के 9 कलाकारों का चयन किया। इसमें से 5 कलाकार संगीत नाटक अकादमी के मुख्य पुरस्कार से, जबकि 4 युवा कलाकारों का चयन बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एपीकॉन 2024 के तहत हो रहे कार्यक्रम में बिहार के किस डॉक्टर को फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में फेलोशिप सम्मान दिया गया। मधेपुरा के आलमनगर पंचायत स्थित सोनबरसा के रहने वाले हैं और दिल्ली के भारत मंडपम में इनको सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को राज्य के कितने रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है? तो राज्य के 33 स्टेशनों का विकास किया जाएगा। मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को बिहार के 33 रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का शुभारंभ किया है। 33, ओके। बिहार के किस शहर में 16 से 19 मार्च 2024 तक नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगा? तो ये मोतिहारी में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी बापूधाम के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 16 से 19 मार्च तक नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण है, ओके। अगला है सवाल, राज्य के किस शहर में नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक होगा? तो पटना में आयोजित किया गया है। पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में इसको आयोजित किया गया है। बिहार में किसानों की सुविधा हेतु कहाँ कॉल सेंटर खुलेगा? पटना में खुलेगा। पटना के मीठापुर स्थित ज्ञान भवन में इसको खोला जाएगा। बिहार की कितनी जनसंख्या पर एक थाना स्थित है? तो बिहार में अभी 1 लाख जनसंख्या पर एक थाना है। बिहार में औसतन प्रति 1 लाख की आबादी पर एक थाना हो गया है, या पूर्व में 1.17 लाख की आबादी पर था। 176 नए थानों का जो गठन किया गया है ना बिहार में, उसके पश्चात से अब बिहार में 1 लाख आबादी पर एक थाना है, जो सही है, ठीक है, बस काम सही से करें, है ना। बिहार के किस शहर में आईटी टावर का निर्माण होगा? तो पटना शहर में होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। थाना हो गए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि थाना में जो पुलिस काम कर रहे होते, चाहे महिला हो या पुरुष, उनके ऊपर में वर्क का लोड हद से ज़्यादा है। मतलब 24-24 घंटे काम, 3-3, 4-4 दिन तक काम करते रहते हैं बेचारे। कई सारे तो मेरे स्टूडेंट हैं जो मैसेज फ़ोन करते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिल रही, तो पढ़े कब? सोने की फुर्सत नहीं मिल रही तो पढ़ने के कहाँ से मिलेगी? तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना प्रेशर होता है। हद से ज़्यादा प्रेशर है। कम करना चाहिए, थाने और भी जाने चाहिए, उसी थाने में कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए, पुलिसों की और नियुक्ति करनी चाहिए, ओके। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला ये आईटी टावर तो पता ही आपको कहाँ पर बनेगा? तो गर्दनी बाग, डाक बंगला चौराहा, गर्दनी बाग के पास आईटी टावर बनेगा। डाक बंगला चौराहे में 823 एकड़ गर्दनी बाग में ज़मीन मिल चुकी है और आईटी सेक्टर वहाँ पर बनाया जाएगा। बिहार के युवाओं को पटना में रोज़गार मिल जाएगा, और क्या चाहिए। एक बार पटना आऊँगा मैं घूमने, घूमा नहीं हूँ पटना अभी तक। अगला सवाल देखिए क्या है, 486 नंबर। सहकारिता विभाग राज्य के कितने प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण करेगा? देखिए, सहकारिता विभाग का तात्पर्य क्या होता है? सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर, या सरकार और सामान्य लोग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मंडी का। क्यों मैं रुका इस सवाल पर? क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस में। 25 ब्लॉक में, 30 प्रखंडों में, 35 प्रखंडों में, 40 प्रखंड मतलब वही ब्लॉक स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, मास से रिलेटेड है ये योजनाएं।
ये मांस को प्रभावित कर रही हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर पॉपुलेशन को, ये पूछा जाएगा आपसे। तो 25 प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण होगा। प्रत्येक मंडी के निर्माण पर 1,10,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। अगला सवाल है आपका कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,325 करोड़ की लागत से बेर्रा बैराज बनाने की घोषणा की है। बेर्रा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में है। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में ये स्थित है। ओके, इसको याद रखिएगा। और अगला सवाल पर चलते हैं। और तो इसमें कुछ था नहीं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? सभी प्रखंडों में। क्यों बनाए जाएंगे भाई? उत्तरी बिहार आओ, स्विमिंग पूल से ज़्यादा तो तालाब मिल जाएंगे आपको। क्यों स्विमिंग पूल बनाना? तैराकी सिखाना है, तालाबों को थोड़ा संरक्षित कर दीजिए, उसी में बच्चे सीख लेंगे, है ना। चलिए स्विमिंग पूल बनाएंगे। 65 मीटर लंबा और 12.5 मीटर चौड़ा होगा। बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तैराक बनकर उभरेंगे। उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। तो ये 484 का उत्तर डी हो जाएगा गुरु, सभी प्रखंडों बनाएगी। अब अगला सवाल तो यही होगा मेरा कि कितने प्रखंड हैं बिहार में? 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ये सासाराम जिले से है। 20 का उत्तर हो जाएगा। 20 का उत्तर हो जाएगा। राज्य में जल प्रबंधन योजनाओं के लिए विश्व बैंक कितना मदद कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको याद रखिएगा। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक 3,090 करोड़ रुपये मदद देगा। यह राशि ऋण के रूप में बिहार को मिलेगी। दरअसल बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को 4,415 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत 6 वर्षों में तैयार करने का प्रस्ताव है। इसमें 70% राशि विश्व बैंक दे रहा है और 30% बिहार सरकार। ये याद रखिएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2040 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो पटना में हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसका अगला सवाल है कि सूबे के कितने निकायों के आयोजना क्षेत्र में नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 30 निकायों में आयोजना क्षेत्रों में नक्शा पास करवाना अनिवार्य कर दिया गया। भवन निर्माण अब करेंगे आप तो आपको नक्शा पास करवाना पड़ेगा। 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया है। 73 वर्षीय नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री यादव बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष जबकि 18वें व्यक्ति हैं। ओके, 19वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 16 से 18 फरवरी 2024 तक हुआ है। बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दिव्यांश कुमार राज ने स्वर्ण पदक जीता था। 20 का उत्तर हो जाए। दिव्यांश राज ने 60 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दिव्यांश कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये दौड़ते हैं। ओके, धावक हैं। वहीं गया जिले के आनंद कुमार ने ट्रायथलॉन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है कि महाराष्ट्र के पुणे में 13 से 17 फरवरी 2024 तक आयोजित 44वें नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अंजू कुमारी हैं जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदक लॉन्ग जंप में और ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा? तो जीविका दीदी का जो योजना है उसको दक्षिण अफ्रीका अपने यहाँ पर अपनाएगी। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के साथ साथ देश का पहला नगर निगम कौन है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर ड्रामा स्कूल खोल रहा है? एनएसडी के तर्ज पर, जो एनएसडी दिल्ली में है। एनएसडी से कई सारे बड़े बड़े एक्टर पढ़े हैं, मनोज वाजपेयी से लेकर पंकज त्रिपाठी तक, है ना। उसी के तर्ज पर ये जो नगर निगम है अपने यहाँ पर ड्रामा स्कूल खोलेगा और ये पटना नगर निगम से बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता। सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। शानदार सा चीज़ है, बस इसको इम्प्लीमेंट कर दे काफ़ी अच्छे से, अपने यहाँ से बहुत बेहतरीन एक्टर्स निकलेंगे। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधन से करीब 58 लाख परिवारों को कितना स्वास्थ्य बीमा देगी? तो 474 का उत्तर हो जाएगा। 474 का उत्तर था डी, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी आयुष्मान भारत के तर्ज पर। अगला सवाल है कि 26 से 29 फरवरी 2024 सारा 2024 का करंट अफेयर है ये। नई दिल्ली के भारत मंडपम यशोभूमि में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत
2024 से बिहार के किस संस्था के 160 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया? तो निफ्ट पटना, जो निफ्ट है पटना में, उसके छात्र छात्राओं को आयोजित किया गया था इसमें भाग लेने के लिए। ओके, अगला है कि एनआईटी पटना तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में राज्य में कहाँ जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत और संधारणीय पर्यावास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो पटना में हुआ है, पटना। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है बिहार में पहली बार आयोजित होने वाला 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो बिहार ने 2 पदक जीता है। जहानाबाद की मोनिका शर्मा और किलोग्राम में 76 किलोग्राम में कांस्य पदक, और दूसरा जहानाबाद के अमन मेहता ने 102 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। बिहार के इस व्यक्ति को 2024 के पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीरबल झा को किया गया है। बीरबल झा को वर्ष 2024 के पंडित मदन मोहन पुरस्कार से नवाजा किया। 24 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के देहरादून में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें स्वर्ण अशोक प्रतीक और प्रशस्ति के रूप में दिया गया। डॉक्टर झा को यह सम्मान बौद्धिक शैक्षणिक क्षमता और सामाजिक सेवा के लिए पूर्वी सांस्कृतिक मंच की ओर से प्रदान किया गया है देहरादून में। ओके, अगला सवाल पर चलें। अगला सवाल तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन दिख रहा, ये रहा सवाल। बिहार के किस ज़िले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाने की यूनिट स्थापित की जा रही है? कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जाएगा, किस ज़िले में शानदार काम हो रहा है? तो भागलपुर में हो रहा है। और नंदीकेश ट्रॉली बैग की यूनिट बियाडा में स्थापित करेंगे। नंदीकेश ने बताया कचरा को गलाकर पहले दाना तैयार किया जाता है और फिर उससे जोड़कर फिर से ट्रॉली बैग प्लास्टिक का बनाया जाता है। शानदार सा काम है। अगला देखिए क्या है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के किस ज़िले में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? जर्दालू आम के लिए, जर्दालू आम कहाँ पर होता है? जर्दालू आम के लिए कहाँ पर हो सकता है? एक बार कोरिलेट भी तो कीजिए, हर चीज़ को याद ही करेंगे क्या? भागलपुर में होता है, बी उत्तर हो जाएगा इसका। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस संस्थान के छात्राओं ने बेकार जूट फैब्रिक से डिजाइनर कपड़े समेत अन्य उत्पाद बनाए हैं? जूट से, जो बोरा वो तो जूट है ना, जिससे बोरे वगैरह बनते हैं, उससे कपड़े बना दिए इन लोगों ने। शानदार काम किया है। ये पटना वुमेंस कॉलेज की छात्राएं ही ऐसा कर सकती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना। बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है? तो पटना जिले में हुआ है, 20 का उत्तर हो जाएगा। 16 फरवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था। ठीक है भाई। भारत के किस राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे? तो बिहार में बनाया जाएगा पीजी हब, पेइंग गेस्ट हब। पेइंग गेस्ट हब के निर्माण में सरकार राशि खर्च नहीं करेगी, बल्कि ग्रामीणों को झोपड़ी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह कल्चर पहली बार बिहार पर्यटन विभाग लॉन्च करेगी। सभी जिलों में 2 पर्यटक स्थलों के समीपवर्ती गाँव का ब्यौरा मांगा गया है, जहाँ ग्रामीण से बात कर उनकी झोपड़ी, घर, दलान को पेइंग गेस्ट हब कल्चर को विकसित किया जाएगा कि आप आइए और गाँव का मजा लीजिए, गाँव में रहने कर देखिए। लोग अब गाँव से दूर हो गए ना, तो घूमने के लिए गांव आते हैं। केला उत्पादन बिहार के कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये मधुबनी जिला है ना। 22-23 से बिहार के 3.71 लाख हेक्टेयर 552.39 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ। 3 प्रमुख फलों केला 20 लाख टन, आम 17 लाख टन, अमरूद 4.36 लाख टन, लीची और इतना हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि केला उत्पादन के में मधुबनी शीर्ष पर है, 1.171 लाख टन। अमरूद उत्पादन से नालंदा शीर्ष पर है और लीची मुजफ्फरपुर टॉप कर रहा है। वहीं आम में अपना दरभंगा टॉप पर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बताइए, केला के लिए हाजीपुर फेमस है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? तो मधुबनी में हो रहा है। यहीं पर दे देगा यहाँ पर वैशाली जिला, तो आप तो मार आएंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नंद किशोर यादव को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है आपका साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान का फरवरी 2024 में निधन हो गया। उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो दरभंगा जिले में हुआ था उनका जन्म। दरभंगा जिले के पकड़िया गांव में 1945 में उनका जन्म हुआ था। और 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2019 से भारत भारती सम्मान, 2020 से प्रबोध साहित्य सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार, विद्या निवास मिश्र पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री से विभूषित किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार रही होंगी उषा किरण खान, है ना। उषा किरण खान नाम था इनका। और 11 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया। दरभंगा से थी, साहित्य इनका क्षेत्र था। ओके।
अगला है उषा किरण खान जी के बारे में सच में ध्यान रखिएगा, इतने सारे पुरस्कार मिले, सामान्य नहीं हो सकती हैं ये। फरवरी 24 में आयोजित 22वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप के अंडर 13 में बिहार का कौन खिलाड़ी विजेता बना है? तो ये बना है आपका रेयान मोहम्मद। ओके, इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। अगला है बिहार में घड़ियाल कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सहायता से स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य स्थित लॉस एंजलिस चिड़ियाघर मदद करेगा हमारी। ओके, राज्य के कितने जिलों में कपड़ा मंत्रालय अर्बन हाट खोलेगा? तो ये 6 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, सिवान और नालंदा में ये खोला जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है राज्य में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2024 का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है? तो राज्य के पटना जिले में आयोजित किया गया, उसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार राज्य की किस व्यवस्था मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा? तो मौसम पूर्वानुमान का जो हमारा मॉडल है उसको पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। 15 मिनट पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आती है। पंचायत स्तर से हम 96 बार डेटा इकट्ठा करके हम 15 मिनट पर मौसम जानकारी अपडेट कर देते हैं। सोचिए कितना शानदार सिस्टम है। 5 दिवसीय नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आयोजन राज्य में कहाँ पर हुआ है? तो पटना में हुआ है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया है? तो कोसी नदी को बिहार का जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। 236 किलोमीटर लंबा है। नेपाल के सप्तरी सुनसरी जिला स्थित कोसी बैराज हनुमान नगर से गंगा कोसी मुहाना कुर्सेला कटिहार तक के जो जलमार्ग होगा, कोसी जहाँ से बिहार प्रवेश करती है वहाँ से लेकर जहाँ मुहाना बनता है वहाँ से, कहाँ से, बैराज हनुमान नगर बैराज जो है वहाँ से लेकर और कटिहार के पास जहाँ इसका मुहाना बनता है वहाँ तक को जलमार्ग संख्या 58 घोषित किया गया है और 236 किलोमीटर लंबा होगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये। ओके, अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को तो जानते हैं, सुपर 30 आनंद कुमार। चलिए 450 तक कर लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल, बिहार की किस महिला के डॉक्टर को यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शशि बाला को सम्मानित किया गया है यूथ आइकॉन 2024 अवार्ड से। 451 केंद्र सरकार की योजना स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुने गए 57 पर्यटक स्थलों में बिहार के कितने पर्यटन स्थल शामिल हैं? तो 2 बिहार के पर्यटन स्थल शामिल हैं। 2 शामिल है गया और नालंदा ही शामिल हो सकते थे, बाकी जगह तो बिहार सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। राज्य के कितने शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने की घोषणा की गई है? 5 शहरों में यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करवाया जाएगा, 5 शहरों में। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी यातायात और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके बाद के जो करंट हैं 320 से लेकर 450 तक के, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।